कैपिटल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो हम कैपिटल रेज करना चाहते हैं बिजनेस के लिए, कितना प्रोपोर्शन हम डेट से रेज करें और कितना प्रोपोर्शन हम इक्विटी से रेज करें, इसको हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके लिए पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि ऑनर्स फंड क्या होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस और रिटेन्ड अर्निंग्स लाइक जनरल रिजर्व्स हो गया, बाकी रिजर्व्स हो गए, किसी भी फॉर्म में आपने रिटेन किए हुए हैं, उसको हम बोलते हैं ऑनर्स कैपिटल। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड दी ऑनर्स ऑफ द कंपनी, तो इसको हम बोलते हैं ऑनर्स फंड। दूसरा होता है बोरोड फंड्स, जो हम उधार लेते हैं बाहर वालों से, जिस पर हमें लायबिलिटी पे करनी होती है, लाइक लोन्स हैं, डिवेंचर्स हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स है, बोरिंग फ्रॉम बैंक्स है, या हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेते हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं बोरोड फंड्स। अब दोनों का प्रपोर्शन कितना कितना होना चाहिए उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन ऑनर्स एंड बोरोड फंड्स। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज दैट इक्विटी रेशियो। आपने अकाउंट्स में, मैं उम्मीद करता हूँ, कैलकुलेट की होगी, नहीं तो आप समझ लीजिए डेट अपॉन इक्विटी को हम बोलते हैं डेट इक्विटी रेशो। और कुछ इंडस्ट्री में इसका फॉर्मूला डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी माना जाता है। आप सोच रहे होंगे कि एक ही चीज़ के दो फॉर्मूले क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग फॉर्मूलेज यूज़ किए जाते हैं डेट इक्विटी रेशो को कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि कितना कर्जा लें और कितना पैसा हम खुद लगाएं। छोटा सा एग्जाम्पल, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है बिजनेस के लिए। मैंने 80,000 रुपये अपनी जेब से लगाया और 20,000 रुपया लोन ले लिया, चलता है। लेकिन मैं 20,000 रुपये अपनी जेब से लगा रहा हूँ और 80,000 रुपया लोन ले रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि भैया सिचुएशन कभी भी ख़राब हो सकती है। तो कितना प्रोपोर्शन डेट से पैसा रेज करना चाहिए कर्जा लेके, कितना पैसा हमें अपना लगाना चाहिए, इस प्रोपोर्शन को बेसिकली हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दूँ कंसीडर करने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो सेम सिचुएशन होती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन और फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, दोनों सेम सेम है। फाइनेंसिंग में भी तो ये पढ़ा था कि पैसा इक्विटी से रेज करें कि डेट से रेज करें, यहां पर भी वही बात कर रहे हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क है, वहां पर हम इक्विटी डेट को कंपेयर कर रहे थे, यहां हम प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं। दोनों से रेज करना है, कितना इक्विटी से कितना डेट से। अगर केस स्टडी में प्रोपोर्शन की बात आ गई माय डियर, प्रोपोर्शन, तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर का पॉइंट होगा। और फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन कम है, लेकिन जब आप इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा है। हालांकि फाइनेंसिंग डिसीजन अगेन इट्स ए पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसलिए वहां के कुछ फैक्टर्स यहां पर कंसीडर होंगे, लेकिन यहां बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमने वहां पर कंसीडर नहीं किए। अभी पता चल जाएगा, अभी हम आगे करेंगे। एक पॉइंट आता है फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करना जरूरी होता है। चांस दैट ए फर्म वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क। भाई अगर आपको लगता है कि फर्म जो है अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मान लो इंटरेस्ट पे करना है, वो नहीं दे पाएगी, वो फाइनेंशियल रिस्क है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसको चेक करते हैं। Capital structure of a company thus affects both the profitability and financial risk। क्योंकि आपको याद होगा EPS CBIT एनालिसिस में हमने कहा था हमें डेट से ज़्यादा पैसा रेज करना चाहिए। अगर हमारी ROI इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो हमें डेट से पैसा रेज करते चले जाना चाहिए, EPS बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ हमें ये भी तो देखना है कि हम डेट से पैसा रेज तो कर रहे हैं, क्या डेट को हम फाइनेंशियल रिस्क को कम कर पाएंगे, क्या हम उनकी जो इंटरेस्ट लायबिलिटी है वो टाइम से पे कर पाएंगे, वो भी तो चेक करता है। अ कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी सेड टू बी द ऑप्टिमल व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इज सच दैट इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। हमेशा डेट का और इक्विटी का हमें वो प्रोपोर्शन रखना चाहिए जिससे हमारी इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़े। In other words, all decisions relating to capital structure should emphasize on increasing the shareholders' wealth. Of course, हमारा maximum जो
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो यही है, एमपीएस को इंक्रीज करना। और एमपीएस कब इंक्रीज होता है? जब ईपीएस इंक्रीज होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। द प्रोपोर्शन ऑफ डेट in the overall capital is called financial leverage. Financial leverage is computed as D upon E, यानी debt upon equity, और D upon D plus E, यानी debt upon debt plus equity. तो कितना प्रोपोर्शन डेट होगा, कितना प्रोपोर्शन उसमें इक्विटी होगा, इसको हम फाइनेंशियल लीवरेज भी कहते हैं बेटा। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्नड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस लाइक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की वजह से जब हमारी आरओआई ज़्यादा होती है तो हमें ईपीएस बढ़ती है, तो हमें ट्रेडिंग ऑन इक्विटी करना चाहिए, क्योंकि इससे इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होता है। ये हमने पूरे ईपीएस ईबीआईटी एनालिसिस में डिस्कस किया था। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में ये पॉइंट्स आते हैं सारे के सारे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं और मैं एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इनमें से ये पॉइंट जो है 5 पॉइंट बिल्कुल सेम है जो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन में डिस्कस किए थे। कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन, स्टॉक मार्केट कंडीशन, फ्लोटेशन कॉस्ट और रिस्क, बिल्कुल सेम पॉइंट है। अब 1 बाय 1 मैं आपके साथ सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका एक्रोनिम नोट कर लीजिए, कैपिटल स्ट्रक्चर। जी हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का जो एक्रोनिम है वो है कैपिटल स्ट्रक्चर, CAPITAL, और स्ट्रक्चर STRUCTURE। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपके साथ 1 बाय 1 एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा इसका, जो फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। प्लीज नोट डाउन ऑल दीज फैक्टर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसमें पहला पॉइंट आता है कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। ऑफ कोर्स अगर कैश फ्लो पोजीशन आपकी ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप किससे पैसा रेज करेंगे? डेट से, ताकि आप उनको टाइमली इंटरेस्ट पे कर सकें। वाइल मेकिंग ए चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, द फ्यूचर कैश फ्लो पोजीशन शुड बी kept in mind. Debt capital should be used only if the cash flow position is really good, because of lot of cash is needed in order to make payment of interest and refund of capital. क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी टाइम से पे करना है और कैपिटल को रिफंड भी करना है, तो कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डेट से पैसा रेज करेंगे, अदरवाइज इक्विटी से। इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसको नोट करने की ज़रूरत आपको नहीं है, सिर्फ आप समझने की कोशिश करें मेरे साथ में। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि आप कितना इंटरेस्ट कवर कर पा रहे हैं आउट ऑफ योर प्रॉफिट। मान लीजिए आपको 2 लाख रुपए प्रॉफिट होता है और आपको जो इंटरेस्ट पे करना है दैट इज 40,000 रुपीज पर एनम, और आपको सालाना इनकम है 2 लाख रुपए, तो इसका मतलब आप 5 गुना ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं। समझ गए? 2 लाख डिवाइड बाय 40,000, तो यानी 5 गुना ज़्यादा इनकम कमा रहे हैं, यानी आपकी इनकम 5 गुना 5 टाइम्स इंटरेस्ट कवर कर रही है, तो टेंशन नहीं है, नो टेंशन। अगर आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डेट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट निकालने की जो कैपेसिटी है दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्ग। विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो एन एफर्ट इज मेड टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स EBIT इज अवेलेबल टू पे टू द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कि आप इंटरेस्ट को कितना पे कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला कैलकुलेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी, बट हाँ आपसे पूछा जाएगा कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है, उसको कैलकुलेट करना आपको नहीं भी आता तो चलेगा। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये कैलकुलेट करती है कि आप इंटरेस्ट कितना पे कर पाओगे। इज दैट क्लियर? हाउ मेनी टाइम्स EBIT कैन कवर योर इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्लियर हो गया, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हमारी हाई है तो हम ज़्यादा डेट यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। फिर आता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दोनों रेशियो में क्या फ़र्क है। दिस रेशियो रिमूव्स द वीकनेस ऑफ ICR, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दिस शोज द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। देखिए ऊपर वाली रेशियो में हमने सिर्फ इंटरेस्ट की बात की,
कि अगर हम इंटरेस्ट कवर कर पा रहे हैं तो हमें डेट यूज़ करना चाहिए। लेकिन हम ये भूल गए कि हमें डेट को वापस भी करना होगा ना। भाई आप डिबेंचर इशू करोगे तो रिडीम भी तो करोगे उसको 5 साल बाद 10 साल बाद, वो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो इस रेशो में कवर हो जाता है, डेट सर्विस कवरेज रेशो में। यानी कि यहाँ पर देखिए, दिस रेशो टेल्स अस अबाउट द कैश पेमेंट्स टू बी मेड, यानी हमारे को बीच में प्रेफरेंस डिविडेंड को भी पे करना है, इंटरेस्ट को भी पेमेंट करना है, डेट कैपिटल पेमेंट भी करनी है, तो क्या वो हम कवर कर पा रहे हैं? अगर हमारी DSCR यानी डेट सर्विस कवरेज रेशो अच्छी है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी डेट सर्विस कवरेज रेशो अच्छी नहीं है तो हमें कम से कम डेट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि भैया ये वापस पेमेंट भी तो करनी है, नहीं करनी। इसलिए देखो DSCR का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन में कैश नहीं जाता ना, नॉन कैश एक्सपेंस, प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट तो हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं तो उसी को हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। अगर कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस है तो उसको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं, डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। देखिए सिर्फ फॉर्मूला आप याद कर ले बहुत है, कैलकुलेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालिए। सिर्फ इतना आपको मालूम होना चाहिए कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो का मतलब क्या होता है, कि क्या हम डेट को सर्व कर पाएंगे, क्या हम रीपेमेंट कर पाएंगे, क्या हम प्रेफरेंस डिविडेंड को, इंटरेस्ट को, या जो डेट को हमने वापस पैसा देना है वो दे पाएंगे। अगर हम वो दे सकते हैं तो हमें डेट से पैसा रेज करना चाहिए, अदरवाइज इक्विटी से। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली अगर हमारी ROI कंपनी की ज़्यादा है तो हम ज़्यादा डेट यूज़ कर सकते हैं, और ये पॉइंट हमने EPS EBIT एनालिसिस में भी किया था। अगर हमारी ROI इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज़ करना चाहिए ताकि हमें डेट का फ़ायदा मिले और हमारी EPS बढ़ जाए। देखिए बड़ी सिंपल पॉइंट है, सिर्फ आपको थियोटिकली समझना है इनको। कॉस्ट ऑफ डेट हम ऑलरेडी फाइनेंसिंग फैक्टर में कंसिडर कर चुके हैं। द कैपेसिटी ऑफ ए कंपनी टू टेक डेट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ डेट। इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेट कैपिटल इज लेस, मोर डेट कैपिटल कैन बी यूटिलाइज्ड। देखो अगर डेट का इंटरेस्ट रेट कम है तो हम ज़्यादा डेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर डेट का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, कम यूज़ करेंगे, राइट। छठा पॉइंट आता है टैक्स रेट। द रेट ऑफ टैक्स अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ डेट। याद है आपको जब हम EPS EBIT एनालिसिस कर रहे थे तो हमें टैक्स सेविंग हो रही थी इंटरेस्ट पर, लेकिन हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने 30% इनकम टैक्स रेट लिया था, तो हमें 30% की सेविंग हो रही थी। मान लो अगर 20% इनकम टैक्स रेट होता तो हमारी सेविंग कम हो जाती, और यही इनकम टैक्स रेट 30% की जगह 40% हो जाए तो हमें टैक्स सेविंग ज़्यादा हो जाएगी। सिंपल है ना। तो यानी कि टैक्स रेट पे भी डिपेंड करता है हमें सेविंग कितनी होगी। अगर टैक्स रेट ज़्यादा है इसका मतलब हमें डेट से ज़्यादा सेविंग होगी। टैक्स रेट कम है, इनकम टैक्स रेट कम है, तो हमें डेट पे सेविंग कम होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें डेट से पैसा रेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। टैक्स रेट ज़्यादा है मतलब हमें ज़्यादा डेट कंपोनेंट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी सेविंग उस पर ज़्यादा होगी। टैक्स रेट कम है तो हम डेट से कम रेज करेंगे पैसा, क्योंकि टैक्स सेविंग कम हो रही है तो हमें ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। 7th पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, इट मीन्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्रॉम द कंपनी is affected by the use of debt capital. If debt capital is utilized more, it will increase the cost of equity capital as well. आप बोलेंगे सर इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट कहाँ होती है, हमें प्रॉफिट होगा तो हम डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं देंगे हम लोग। लेकिन आप यहाँ देखिए, अगर आप डेट से पैसा रेज करते जाएंगे और इंटरेस्ट पे करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर भी तो नाराज होंगे, वो भी तो कहेंगे यार हमें भी कुछ दो ना। अब सारा पैसा इंटरेस्ट पे करने में लगा दोगे तो हम क्या कमाएंगे। इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल भी होती है उनकी एक्सपेक्टेशन। द सिंपल रीजन फॉर दिस इज दैट द ग्रेटर यूज ऑफ डेट कैपिटल इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनका रिस्क भी बढ़ जाता है। देयरफॉर द यूज ऑफ डेट कैपिटल कैन बी मेड ओनली टू अ लिमिटेड लेवल। आप ज़्यादा नहीं कर सकते सर, क्योंकि अगर आप डेट बढ़ाते जाओगे तो कंपनी के डूबने के चांस भी तो बढ़ जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स तो ज़्यादा रिस्क पर आ जाएंगे। तो वहाँ पर भी आपको बैलेंस मेंटेन करना है, और इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एज वेल एज डेट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल।
स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। ये हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? किसी भी पैसे को रेज करने की जो कॉस्ट होती है उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड वाइल इशूइंग सिक्योरिटीज। लाइक आप शेयर्स इशू करेंगे तो आपको सेबी से परमिशन लेनी पड़ेगी, फीस पे करनी पड़ेगी, सीए उसमें साइन करेगा, आप एडवोकेट भी हायर करना पड़ेगा, कंपनी सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व होगा, आपको हेड भी करनी पड़ेगी, तब जाकर शेयर्स इशू होंगे। तो ये सारी कॉस्ट क्या कहलाती है? फ्लोटेशन कॉस्ट। एग्जाम्पल है अंडर राइटर्स की कमीशन, ब्रोकरेज, स्टेशनरी के एक्सपेंसेस, ये सारे क्या कहलाएंगे? आपके फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी तो जो सोर्स है वो ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं होगा ना, फ़ायदेमंद नहीं होगा ना। हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट जिसकी कम होती है वो सोर्स हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पहले कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है ना। द कॉस्ट ऑफ इशूइंग डेट कैपिटल इज लेस देन दी शेयर कैपिटल। इसलिए भी डेट जो है ज़्यादा एट्रैक्टिव माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करना, लोगों को कन्विंसिंग नहीं करना। भाई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट कन्विंसिंग है तो ऑब्वियसली जो डेट होल्डर है वो आपसे आकर के पैसा लेगा और आपको पैसा मतलब देगा आपको और आपसे इंटरेस्ट लेगा। इसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फिर आता है रिस्क कंसीडरेशन। बेटे दो तरीके के रिस्क होते हैं, एक बिजनेस रिस्क और एक फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क हमने कहा, ऑपरेटिंग रिस्क हमने याद है उसमें भी पढ़ा था कॉस्ट के अंदर में, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट याद आया क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने पढ़ा था फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेम वही ऑपरेटिंग रिस्क है यहाँ पर। अगर ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है यानी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो आप फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों रिस्क बराबर है ना आपके पास में। आप बिल्डिंग का रेंट भी दोगे, सैलरी भी दोगे, इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट भी दोगे, साथ साथ में इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे कर रहे हो, तो फिक्स्ड लायबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपका ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है तो आप फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग रिस्क कम है तो आप फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा ले सकते हो। वो आपके पास एक प्लस पॉइंट है। तो अब आपको यहाँ देखना है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट वाला पॉइंट है सेम। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है तो आप फाइनेंशियल गेन यानी फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा ले सकते हो। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी ज़्यादा है तो आप फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते। फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप जो है चाहते हो कि फ्यूचर में आपका जो बर्डन है वो कम हो जाए, आपकी लायबिलिटी कम हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको डेट से पैसा रेज करना होगा, क्योंकि शेयर्स आर इरिडीमेबल ना। शेयर्स तो रिडीमेबल है ही नहीं, आप उनको वापस कर नहीं सकते ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स और डेट डिबेंचर्स एक ऐसे जिसको आप रिडीम कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। तो अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो फ्यूचर के अंदर में, आप चाहते हो कि फ्यूचर के अंदर में आपका जो लायबिलिटी है वो कम की जा सके। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि आपको 2-4 साल के लिए पैसा चाहिए और बाद में आपके खूब पैसा आ जाएगा, तो आप लायबिलिटी क्यों बियर करेंगे? यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी। तो उस केस में आप सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेट कैपिटल से ही पैसा रेज कीजिए, क्योंकि उसी को आप रिडीम कर सकते हो या बायबैक कर सकते हो, उसको आप वापस कर सकते हो। इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप रिडीम नहीं कर सकते, तो उससे पैसा रेज मत कीजिए अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी फ्यूचर में चाहते हो तो। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर करने के लिए, कंट्रोल कंसिडरेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। भैया अगर आप चाहते हो सारा कंट्रोल आपके हाथ में रहे तो आप शेयर से पैसा रेज मत कीजिए, क्योंकि शेयर होल्डर से पैसा रेज करेंगे तो आपका जो कंट्रोल है वो बिखर जाएगा। बिखरेगा कि नहीं बिखरेगा? बिखरेगा ना। आपका जो पैसा है, कंट्रोल है, वो बिखर जाएगा अगर आप शेयर्स इशू करते हैं तो, क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे उतना ही ज़्यादा आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कंट्रोल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप डेट से पैसा रेज कर सकते हैं। उल्टा बोल दिया, सुन लो ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ क्लास में टेंशन रखा करो यार। अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल आपके हाथ में रहे तो डेट से पैसा रेज करना, क्योंकि डेट में कंट्रोल बिखरता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कंट्रोल बिखर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शेयर से पैसा रेज कर दो, बल्ले बल्ले, कोई टेंशन नहीं है। सुनो ना क्लास में, अटेंशन तो देते नहीं हो आप। सोच लो सर बोलते जा रहे हैं बस होता जाएगा, ऐसा नहीं होता।
अब आ जाओ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब समझिए, कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब आप बोलो कि हम जितना मुझे पैसा डेट से रेस कर ले, ना जी ना, ये गवर्नमेंट भी उसमें इंटरफेयर करती है भाई साहब। नहीं तो आप तो डेट से पैसा लेते जाओगे और एक दिन कहोगे भैया हमारे पास पैसा ही नहीं है, हाथ खड़े कंगले, डूब गए हम तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट रेगुलेशन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये चेक करने के लिए कि आप कितना पैसा डेट से रेज कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस, बैंकिंग कंपनीज कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर कैपिटल अलोन। यानी कि अगर बैंकिंग कंपनी है तो वो डिबेंचर से पैसा रेज नहीं कर सकती। आ गया ना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब गवर्नमेंट रेगुलेशन यार, गवर्नमेंट रेगुलेशन के अंडर रह करके ही आपको काम करना होगा, ठीक है। सिमिलरली इट इज कंपल्सरी फॉर अदर कंपनीज टू मेंटेन गिवन डेट इक्विटी रेशियो व्हाइल रेजिंग फंड्स। अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर गवर्नमेंट ने डेट इक्विटी रेशियो फिक्स की हुई है। जैसे कहीं पर 2:1 है, कहीं पर 4:1 है, कहीं पर 6:1 है। यानी कि आप इक्विटी से दुगना पैसा रेज कर सकते हो 2:1। 4:1 मतलब आप इक्विटी से 4 गुना डेट रेज कर सकते हो। 6:1 का मतलब है आप इक्विटी से 6 गुना डेट से पैसा रेज कर सकते हो। द पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैज टू बी मेड अंडर सेबी गाइडलाइंस। सेबी आंटी आ गई भाई यहाँ पर, फाइनेंशियल मार्केट वाली, वो कंट्रोल करती है, डेट इक्विटी रेशियो डिसाइड करती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो आप उसके बगैर आगे नहीं जा सकते। फिर आता है स्टॉक मार्केट कंडीशंस। ये भी हम कर चुके हैं कि अगर आप मार्केट में जा रहे हैं शेयर से पैसा रेज करने के लिए, लेकिन स्टॉक मार्केट कंडीशन खराब है, डाउनफॉल जा रहा है, तो क्या करेंगे आप। अगर स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स नीचे जा रहा है, लोग पैसा निकाल रहे हैं, तो आप पैसा कैसे रेज करेंगे, लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो स्टॉक मार्केट कंडीशन में भी आपको देखना होगा कि बुलिश मार्केट है कि बेरिश मार्केट है। बुलिश मतलब बहुत तेजी से अप जा रही है तो आप शेयर से पैसा रेज कर सकते हो, लेकिन अगर बेरिश है, डाउन जा रही है, तो फिर तो आपको डेट से ही पैसा रेज करना पड़ेगा, आपके पास और दूसरा चारा नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। लास्ट पॉइंट इसका कि अगर मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो सबसे आसान तरीका है अपनी ही इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी को देख लो, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। मान लीजिए पावर सेक्टर की कंपनी है, तो पावर सेक्टर की जो टॉप कंपनीज हैं उनका कैपिटल स्ट्रक्चर देख लो और उसके अकॉर्डिंगली अपना मेंटेन कर लो। डेट इक्विटी रेशियो यार, उनकी डेट इक्विटी रेशियो देख लो, और वो देखना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बड़ी कंपनियों की सारी जो स्टेटमेंट्स होती है वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती हैं, तो आप कहीं से भी देख सकते हो। या मान लीजिए आप पावर सेक्टर में ना होकर के पेंट सेक्टर की कंपनी है या ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, तो अपनी इंडस्ट्री में देखिए जो टॉप पोजीशन पे कंपनी है उसके डेट इक्विटी रेशियो क्या है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। 14 पॉइंट्स हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, आप अगर प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी की बात कर रही है तो ही ये पॉइंट कंसीडर किया जाएगा, वरना फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन हो जाएगा। यहाँ 14 पॉइंट्स हैं और 14 पॉइंट्स आपको लिखने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन हाँ एक केस स्टडी में इनमें से कुछ पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के कौन कौन से पॉइंट हैं जो कंसीडर किए जा रहे हैं। तो इन दैट वे आपको ये अच्छे से लर्न करना होगा और सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। टेक केयर।